वेलकम बैक। शेयर कैपिटल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आज भी मैं आपको पहले थोड़े से कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिसके बेसिस पर आप लोग जर्नल एंट्रीज आगे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ये जितने भी आपको थ्योरी पार्ट करा रही हूँ मैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। शेयर्स जो होते हैं वो पार पर भी इशू हो सकते हैं और प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं। पार का मतलब है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पार का मतलब होता है जितनी एक शेयर की प्राइस फिक्स्ड होती है, जिसको हम नॉमिनल या फेस वैल्यू भी बोलते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, वो फेस वैल्यू होती है। लेकिन कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। नाउ प्रीमियम क्या होता है बेटा? प्रीमियम का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर 10 का एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 है, तो हो सकता है कंपनी उस शेयर को मार्केट में 12 का बेचे, क्योंकि अगर एक कंपनी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, अगर एक कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो वो महंगे में शेयर्स बेचती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम इज ओवर अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द नॉमिनल और फेस वैल्यू। लेकिन कभी भी सेक्शन 53 कहता है कभी भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। अगर एक फेस वैल्यू शेयर की 10 है तो 10 के नीचे नहीं इशू करेगी, या तो पार पर, 10 पर, या उसके ज्यादा पर। तो ये आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ इशू ऑफ द शेयर्स एट डिस्काउंट। बट एक एक्सेप्शन है बेटा, सेक्शन 54 कहता है कि कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं? दे आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर, जो शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को इशू करती है फॉर देयर हार्ड वर्क, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये एक एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 53 की कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर सिर्फ इन अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को कर सकती है, उनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। सो मैंने आपको क्या बताया? शेयर्स पार पर भी इशू हो सकते हैं, शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, बट शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट अ डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, सेक्शन 54, जो कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं और वो डिस्काउंट पर होते हैं, वो कुछ सस्ते अमाउंट पे होते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया बेटा कि शेयर्स जो होते हैं वो प्रीमियम पर जब इशू होंगे, तो वो जो प्रीमियम का एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे अगर एक शेयर 10 का है और क्वेश्चन में लिखा है कंपनी उसको 12 में इशू कर रही है, तो वो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको कंपनी कौन सी इंस्टॉलमेंट पे चार्ज करेगी, कौन सी इंस्टॉलमेंट में ऐड करेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड दैट प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड इन विच इंस्टॉलमेंट, इट शुड बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। फिर उसको सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो उस केस में हमारी जो थर्ड एंट्री होती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एंट्रीज बताई थी, तो थर्ड एंट्री जो होगी वो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मतलब जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो कंपनी उसको ड्यू कौन सी एंट्री में करेगी? थर्ड एंट्री में और सेकंड इंस्टॉलमेंट में। सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है जो एप्लीकेशन के बाद वाली इंस्टॉलमेंट होती है, उसको हम अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स क्या होता है? कॉल इन एरियर्स होता है जब एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर, व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर्स फेल टू पे देयर ड्यूज और इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम। जैसे मैंने आपको पिछली बारी बताया था कि जो जैसे एप्लीकेशन है, उसके 2 महीने के बाद अलॉटमेंट ड्यू होगी, फिर उसके 3 महीने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो उसके 1 महीने के बाद फाइनल कॉल ड्यू होगी। लेकिन अगर मान लो कि कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता टाइम पर, तो कंपनी उसको एक ड्यू नोटिस देकर उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर। तो जब कोई पर्सन या जब कोई शेयर होल्डर अपने पैसे टाइम पर नहीं पे करता, जितने पैसे वो नहीं पे करता, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। और कंपनीज एक्ट का जो टेबल एफ है बच्चे, ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे टाइम पर नहीं पे करता, तो उसके ऊपर, कॉल इन एरियर्स के ऊपर, कंपनी उससे इंटरेस्ट ले सकती है, मैक्सिमम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा हमारा पॉइंट कॉल इन एरियर्स के बाद आ गया कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कॉल इन एरियर के, कि जहां पर एक शेयर होल्डर अपने आगे की इंस्टॉलमेंट्स टाइम से पहले पे कर देता है। मान लो कि अगर कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं बुलाई और एक शेयर होल्डर है, वो अब्रॉड जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो कहता है आप मेरे से सारे पैसे इकट्ठे ले लो, तो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम फाइनल कॉल के भी पैसे एडवांस में पे कर दिए, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सो जैसे कॉल इन एरियर पर कंपनीज एक्ट का टेबल एफ कहता है कि 10% का आप शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करो, वैसे ही टेबल एफ कहता है कि कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे पे कर दिए तो आप उसको 12% पर एनम का इंटरेस्ट दे सकते हो।
तो ये भी टेबल F के थ्रू है। तो ये आपके MCQ क्वेश्चंस में आ जाएगा कि टेबल F बताओ कि कौन सा टेबल है जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस प्रोवाइड करता है। ये आपके इसके थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आ गया बेटा एक वर्ड आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जो सेबी गाइडलाइन, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी की गाइडलाइंस में लिखा है कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो जैसे हमने पिछली बार ही किया था कि टाइप्स ऑफ कैपिटल में, अब जैसे अगर मान लो अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे 10,000, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स इशू करे 1 लाख, चलो 1 लाख शेयर्स इशू करे, और अगर कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं बेटा 82,000 शेयर्स के लिए, तो जब कंपनी को कम एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है कि सेबी ने बोला कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक जो हैं वो इशूड शेयर के 90% से कम नहीं होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव जो हैं वो इशूड के 90% से कम है, तो कंपनी को अपना जो ऑफ़र है, जो इशू है, वो कैंसिल करना पड़ता है, और विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू कंपनी को जितना एप्लीकेशन मनी मिला था वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को वापस कर देगी। दिस इज़ नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको केस बता रही हूँ कि अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इक्विटी इशू करे और एप्लीकेशंस रिसीव हुई 82,000 के लिए, तो इसका मतलब है जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं दे आर लेस देन 90%। तो यहाँ पर कंपनी ऑफ़र आगे नहीं ले जा पाएगी, कंपनी को अपना जो ऑफ़र है, जो इशू है, वो यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, और जितने 82,000 एप्लीकेशन जो उसको रिसीव हुई हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, उनका पैसा कंपनी को, पब्लिक को विद इन 15 डेज रिफंड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर कॉल इन एरियर्स भी आ जाएगा और आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, पहले हम आज वो बता देती हूँ मैं आपको। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि अगर कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे ऑफ ₹10 ईच प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया बेटा, तो एक शेयर बन गया 12 रुपये का। एप्लीकेशन पर कहते हैं 5 रुपये, अलॉटमेंट पर भी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट इज फॉर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम अगर 2 का है तो कैपिटल कितना हो गया 3, तो 3 + 2, और जो बाकी बच गया वो फाइनल कॉल पर। अब बाकी कितना बच गया बेटा? आप कहोगे एक शेयर 12 रुपये का है, 12 में से 10 तो यहाँ रिकवर हो गए, तो फाइनल कॉल कितने की होगी? 2 रुपीज़ की। ठीक, उसके बाद आपको लिखा है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे थे, 50,000 शेयर्स इक्विटी इशू करे थे, एप्लीकेशंस भी 50 के लिए रिसीव हुई, लेकिन जब अलॉटमेंट और फाइनल कॉल आया, अलॉटमेंट पर 500 लोगों ने पेमेंट नहीं करी और फाइनल कॉल पर 1000 लोगों ने पेमेंट नहीं करी। पेमेंट नहीं करने का मतलब है ये हो गया हमारा कॉल इन एरियर्स। सो अब हम अगर कंपनी की बुक्स में एंट्री करें तो पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 × 5। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई? 2,50,000 की। आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन। सेकेंड एंट्री होगी बेटा कि जितना शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, वो भी आ गया 2,50,000। ये हो गई एप्लीकेशन ख़त्म। अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। बच्चे, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व होता है वो कंपनी का गेन होता है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। 50,000 × 5, पहले तो अलॉटमेंट में लिख दो 2,50,000, 50,000 × 3 कैपिटल में आ जाएगा 1,50,000, एंड 50,000 × 2 वो हमारा आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। ये हमारी ड्यू की एंट्री है। अब जब हमें पैसे मिलेंगे बेटा, तो उसके अंदर आपको कितने लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब कॉल इन एरियर्स का मतलब है जितने लोगों ने पेमेंट नहीं करी, तो वो अमाउंट डेबिट हो जाता है। कितने लोगों ने पेमेंट नहीं करी? 500 ने, तो 500 × 5 2500 बन गया, वो आप डाल दो कॉल इन एरियर्स में।
अगर 2.5 लाख में से कंपनी को 2500 रुपये नहीं मिले तो कंपनी क्या करेगी, बैंक में कितना डालेगी, 2,47,500। ना कई लोग कॉल इन एरियर्स के थ्रू कराते हैं और कई टीचर्स बोलते हैं आप इसको नेट भी कर सकते हो बेटा। तो मैं आपको वो भी एंट्री बता रही हूँ कि अगर आप कॉल इन एरियर्स नहीं लिखना चाहते, अगर आप इसके नेट एंट्री करना चाहते हो तो इसकी एक ऑल्टरनेट एंट्री भी बन सकती है, ठीक है। और वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हम जितना नेट अमाउंट मिला है हमें आफ्टर कॉल इन एरियर्स, हम सीधा वो लिख देंगे 2,47,500। तो आप ऐसे भी, या आप ये एंट्री करो और आप ये एंट्री करो। उसके बाद हमारा आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद फाइनल कॉल नाउ। अब हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2, फाइनल कॉल ड्यू हो गई 1 लाख रुपीज से। अब सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 1 लाख की फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल किसने नहीं पे करी, 1000 लोगों ने। 1000 इंटू 2, 2000 रुपीज़ आपका आ जाएगा कॉल इन एरियर्स में और बैंक में आ जाएगा 98,000। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये वाली कॉल इन एरियर्स वाली एंट्री नहीं करना चाहते तो आप एक नेट एंट्री कर सकते हो, दैट इज बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 98,000। ये आपकी मर्जी है। ये होता है बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ये होता है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर्स अकाउंट। जैसे मर्जी कर लो, दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा अगला टॉपिक था बेटा, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वेंडर वो होता है जिससे हम कुछ एसेट या कोई बिजनेस खरीदते हैं, वेंडर मतलब एक तरह का सेलर। तो अब हमारा जो टॉपिक है ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है। सबसे पहले है कि हम वेंडर से, हम मतलब कौन, कंपनी है, अगर हम किसी वेंडर से सिर्फ कोई एसेट खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट डेबिट टू वेंडर, जितने का एसेट खरीदा है वो इस अमाउंट में, इस एंट्री में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उस किसी का बिजनेस खरीदा है बेटा, जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज़ भी होती हैं, तो तब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एसेट अकाउंट डेबिट, जितने की एसेट्स लिए, टू लायबिलिटीज़, जितने की लायबिलिटीज़ ली, टू वेंडर, वेंडर के सामने क्या लिखना है बेटा, अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कितने का बिजनेस खरीदा, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। अगर ये एंट्री इन 3 आइटम्स को लिखने पर टैली हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर टैली नहीं होती, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ता है तो गुडविल। इन दोनों में से एक चीज़ आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर ये एंट्री टैली नहीं करेगी। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है इट इज़ गुडविल, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है तो इट इज़ कैपिटल रिजर्व। तो इन दोनों में से एक एंट्री होगी, अगर एसेट खरीदा है तो ये, अगर बिजनेस खरीदा है तो ये। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉमन एंट्री है, ये तो इन दोनों में से एक हो गई। अब अगली एंट्री है, अगर हम वेंडर को, हम कौन, कंपनी, अगर वेंडर को कुछ पार्ट पेमेंट दे देती है, कुछ अमाउंट कहती है हमसे कैश ले लो या चेक ले लो या हमसे बिल ले लो, बिल्स पेबल, हम बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और बिल्स पेबल। लेकिन अगर हम पार्ट पेमेंट नहीं करते तो ये एंट्री नहीं होगी, सेकेंड एंट्री ओमिट हो जाएगी। अब आ गई हमारी बेटा थर्ड एंट्री कि जितने का बिजनेस खरीदा उसमें से अगर कुछ पार्ट पेमेंट दे दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी तो भी ठीक है। थर्ड एंट्री होती है ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। हम वेंडर को अपनी कंपनी में शेयर्स दे देते हैं बेटा। सो जब हम अपनी कंपनी में वेंडर को शेयर देते हैं तो एंट्री होती है वेंडर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री सिर्फ तब होगी जब हम शेयर्स को पार पर इशू करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पर इशू करेंगे। लेकिन अगर हम वेंडर को शेयर्स दे रहे हैं एट प्रीमियम तो एंट्री होगी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये होगा जब हम वेंडर को शेयर्स प्रीमियम पर दे रहे हैं, चाहे पार पर दे रहे हो चाहे प्रीमियम पर दे रहे हो। इसके लिए हमें क्या चीज़ निकालनी पड़ती है कि हम वेंडर को कितने शेयर्स दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द वेंडर, वेंडर को कितने शेयर इशू करें
ये आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका होगा, फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितना अमाउंट आपने वेंडर को देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस का मतलब है अगर पार पर इशू हो रहा है तो वो लिख देंगे, अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो 10 का है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, अगर 11 का है तो 11 से डिवाइड कर दोगे, वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन की हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सारी लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी है जिसने कुछ एसेट्स लिए और कुछ लाइबिलिटीज़ ली, ठीक है, सो इसके अंदर है अ कंपनी टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम राम लिमिटेड। राम लिमिटेड यहाँ पर वेंडर है जिससे बिजनेस खरीदा है। ठीक है, और बिजनेस कितने का खरीदा है? परचेज कंसिडरेशन इज गिवन टू यू, दैट इज 4,59,500। ये आपको गिवन है बेटा। तो हम सबसे पहली एंट्री करेंगे कि जब बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट, जितने के एसेट टेक ओवर करें 7 लाख, टू लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटीज टेक ओवर करी? 2 लाख की, टू राम लिमिटेड जो वेंडर है, वेंडर का नाम है 4,59,500। आपको मैंने कहा था जब भी बिजनेस वाली एंट्री करेंगे यू हैव टू सी कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें आपका जो क्रेडिट साइड है वो शॉर्ट पड़ रहा है बेटा, तो जब क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ता है तो बैलेंसिंग फिगर गोज टू कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ता तो हम गुडविल लिखते। अब हमने इसमें देख लेना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 40,500, ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर उसके आगे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने अपने वेंडर को, जो ये राम था, 8,500 का चेक दे दिया। दिस इज पार्ट पेमेंट। कितने का बिजनेस खरीदा था? 4,59,500 का, जिसमें से 8,500 का राम को पार्शियल पेमेंट कर दी। तो राम लिमिटेड टू बैंक हमने उसको 8,500 दे दिए बेटा। अब आपको वेंडर को नेट अमाउंट कितना देना रह गया है? इतने का बिजनेस खरीदा था, 8,500 दे दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया कि वेंडर को हमने अब कितने देने हैं? 4,51,000 देने हैं। इसके बदले हम वेंडर को शेयर्स इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 1। एक शेयर है 10 का बेटा, लिखा है 1 रुपये का प्रीमियम है, दैट मीन्स इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 11। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हम वेंडर को शेयर्स इशू करते हैं, चाहे वो पार पर हो चाहे प्रीमियम पर हो, पहले तो प्रीमियम की एंट्री लिख लेते हैं बेटा, राम लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब राम लिमिटेड में अमाउंट आएगा 4,51,000। बच्चे यही लिख देते हैं, ये नहीं लिखना जितने की पार्शियल पेमेंट हो चुकी है वो माइनस कर दो, अगर पार्शियल पेमेंट नहीं है फिर ये वाला अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा बच्चे? इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को हमने इतना देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर कितने का है? 11 रुपये का, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 41,000 शेयर्स आ जाएगा। इसका मतलब हमने वेंडर को कितने शेयर्स इशू करे हैं? 41,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 41,000 इंटू 10। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है एंड प्रीमियम में जितने का प्रीमियम पर शेयर होता है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपकी ये एंट्री जो है डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले में मिलेंगे। अब यहाँ तक आप लोग अपना टॉपिक क्लियर कर लो। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल बी डूइंग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।